तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में और ये है फ्राइडे का Q&A। बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम लेने वाले हैं और आप लोगों के जवाब मैं देने वाला हूं। पहला क्वेश्चन आता है CDDPP की तरफ से और ये बोलते हैं व्हाट्स द फ्यूचर ऑफ रोमन रेंज? इट फील्स लाइक देयर इज नो क्लियर लॉन्ग टर्म प्लान आफ्टर द करंट स्टोरी लाइन। व्हाट इज नेक्स्ट फॉर हिज कैरेक्टर? देखो भाई, मुझे नहीं लगता कि रोमन रेंज को लेके कोई टेंशन लेने की जरूरत है। वो WWE का टॉप स्टार है और ऐसा कभी होगा नहीं कि उसके कोई प्लान्स ही उनको नहीं पता। अगर हमको कुछ क्लियर नहीं है तो उसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो अनप्रिडिक्टेबल चीज है। लेकिन रोमन रेंज के रेसलमेनिया प्लान्स के ऊपर आज हमने सुबह एक वीडियो डाली थी, उसको आप जरूर जाके चेकआउट कर सकते हैं कि रेसलमेनिया 41 के मैच के बारे में आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी उस पर जरूर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे वेदांत की तरफ से। What do you think WWE should do to make SmackDown interesting except Bloodline storyline? Raw is moving to Netflix next year and SmackDown is becoming 3 hours. How will they manage both shows? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज मंडे नाइट रॉ तो इतने टाइम से 3 घंटे की थी और बिना ब्लड लाइन के स्टोरी लाइन भी हम कह सकते हैं कि काफी अच्छा वो शो कर रहा था। लेकिन अब जब स्मैकडाउन भी 3 घंटे की हो जाएगी और ब्लड लाइन मंडे नाइट रॉ पे चली जाएगी तो इसका मतलब मुझे लगता है कि एक ही तरीका है इनको मैनेज करने का और वो होगा ब्रांड स्प्लिट को खत्म करके। जी हाँ, मुझे नहीं लगता कि नेटफ्लिक्स के मूव के बाद कोई जरूरत है WWE को ब्रांड स्प्लिट की। जब जो स्मैकडाउन पे जाना चाहता है स्मैकडाउन पे जाए, जब मंडे नाइट रॉ पे जाना चाहता है मंडे नाइट रॉ पे चला जाए, बिकॉज स्टोरी लाइंस जो है वो आगे पीछे होंगी। सिर्फ एक चीज मुझे लग रहा था कि क्या अगर TV 14 या फिर मेच्योर रेटिंग रॉ को मिलती है और वो एजी होने वाले हैं तो शायद वो सेम चीज फिर स्मैकडाउन पे नहीं कर सकते। लेकिन WWE ने क्लियर कर दिया ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से ब्रांड स्प्लिट खत्म करना एक अच्छा आइडिया हो सकता है ताकि उनके पास वो फ्रीडम हो सुपरस्टार्स को कहीं भी भेजने की। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन यहाँ पे सैमी की तरफ से और ये बोलते हैं व्हाट इफ सेथ रॉलिंस जॉइंस द रॉक? भाई देखो, बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशंस चल रही हैं अभी WWE में और मैंने पहले भी बोला था कि एक सबसे अनप्रिडिक्टेबल रेसलमेनिया का बिल्ड अगर कभी कुछ हुआ है तो 41 की तरफ ही मुझे दिख रहा है। और सेथ रॉलिंस रॉक के साथ जुड़ जाएं वो बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट होगी WWE की हिस्ट्री में, बिकॉज सेथ रॉलिंस एक ऐसा बंदा है जो सिंपली अगेंस्ट है रोमन रेंज के। उसने अभी तक इस बात को एडमिट नहीं करा है कि मैं रोमन रेंज को एक्सेप्ट करना चाहता हूं कि वो कभी बदलेगा या फिर कभी भी वो अपने कर्मों के लिए अपॉलोजाइज करेगा। जबकि सेथ रॉलिंस खुद कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ अपॉलॉजी मांग ली है, लेकिन ऐसा अभी तक दिखा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर रॉक के साथ सेथ रॉलिंस ज्वाइन होते हैं तो उनके कैरेक्टर को हील बना के वो अंदर की चीज को वापस लाया जा सकता है कि ये एक्चुअली में रोमन रेंज के अगेंस्ट हेट नहीं बल्कि जेलसी थी कि इतने टाइम से मैं जो चीजें कर रहा हूं मुझे उतना सक्सेस, उतना फेम, उतनी लंबी टाइटल रन क्यों नहीं रखने का मौका मिला जितना रोमन रेंज को मिला। तो बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेटली ये हो सकता है अगर WWE इस टर्न को करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन शुभम की तरफ से है कि 2024 खत्म होने वाला है तो सुपरस्टार ऑफ द ईयर कौन होना चाहिए? वो कहते हैं कि बेस्ट फ्यूड कौन सी है और ड्रू मैकिंटायर इनके हिसाब से सुपरस्टार ऑफ द ईयर है। CM पंक वर्सेस ड्रू इज द बेस्ट फ्यूड और मैं इससे 100% एग्री करूंगा। आई डोंट केयर कि किस तरीके से शो खत्म हो रहा है या फिर ईयर खत्म हो रहा है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने जो काम करा है स्टार्ट से लेकर एंड तक 2024 के, उस चीज को मैं पीछे नहीं रख सकता। मेरे लिए ही इज ऑन द नंबर 1 स्पॉट बिकॉज और किसी ने उतना ज्यादा इंपैक्ट बैक टू बैक वीक टू वीक बेसिस पे नहीं डाला जितना ड्रू मैकिंटायर ने डाला है। आई थिंक अगर कोई क्लोज भी आता है उसके तो वो गुंथर है, बिकॉज उनकी जो इंप्रूवमेंट रही है साल 2024 में वो भी बहुत कमाल है। लेकिन जहां तक फ्यूड ऑफ द ईयर की बात है इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि CM पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर से बेटर कुछ WWE में देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे मिकेश की तरफ से और ये कहते हैं रैपिड फायर Who was the MVP of War Games? तो अगर मैं War Games की बात करूं, ईओ स्काई आई थिंक MVP थी विमेन्स मैच की और मेंस की हम बात करें तो ब्रॉन्सन रीड में भी या फिर जिमी हम कह सकते हैं जो कि ऊपर से कूदे। एक्चुअली इन्होंने ऑप्शंस ही दे रखे हैं, मैंने इनको अब देखा भाई। What do you want and what can we see? Early prediction for WrestleMania 41, रॉक वर्सेस कोडी और रॉक वर्सेस रोमन। देखो भाई, मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूं तो अगर मैं अपना ओपिनियन अब चेंज करूंगा तो थोड़ा अजीब लगेगा, वो गलत भी होगा। रॉक वर्सेस रोमन इज द मैच आई वांट टू सी बिकॉज इतने टाइम से वेट करवा रहे हैं भाई, अब और मुझे वेट नहीं करना। 3 मैन कमेंट्री बूथ या 2 मैन, मुझे लगता है 3 मैन काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है PLEs के लिए, लेकिन वीक शोज के लिए 2 मैन भी काफी है। ब्रांड सुप्रीमेसी
सर्वाइवर सीरीज और वॉर गेम्स। टू बी ऑनेस्ट ये दोनों ही चीजें काफी अच्छी हैं, लेकिन WWE को कभी कभार बीच बीच में वापस वो ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज मैच भी लाना चाहिए, बिकॉज उससे ना काफी इंटरेस्ट बढ़ जाता है। कौन एलिमिनेट होगा, कितने बंदों के गैप से दूसरी टीम जीतेगी, क्या कोई टर्न कर जाएगा अपनी टीम पे ही, तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज वहां पे डाली जा सकती है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, वॉर गेम्स भी अपने आप में कुछ अच्छी मोमेंट्स लेके आता है। CM पंक और एज, ये भाई बहुत टफ मुझे डाल दिया तुमने, लेकिन मैं CM पंक बोलूंगा। ऑनेस्ट आंसर भी मेरा यही है। हेमन विद पंक, विद ब्रॉक और विद रोमन। तो भाई इस चीज में मैं बोलूंगा कि पॉल हेमन का ब्रॉक लेसनर के साथ जिस तरीके से हमेशा से रहा है वो लिंक, वो मुझे लगता है कि वो बेस्ट रहा है। जिस तरीके से वो बीस्ट को आगे आग लगाते हैं ताकि वो डिस्ट्रक्शन करे, वो बहुत बढ़िया है। लेकिन पॉल हेमन को रोमन रेंस के साथ थोड़ा अलग देखना पड़ेगा, और यही बात पॉल हेमन की कमाल की है कि वो जिसके साथ जाते हैं अपना गिमिक भी उस हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। बट एक पिक करना हो, आई विल से ब्रॉक लेसनर। इसके बाद सूर्यांश का अगला क्वेश्चन है, द न्यू कैरेक्टर ऑफ नाकामुरा लुक्स ग्रेट, क्या WWE नाकामुरा वर्सेस डीमन बैलर एक लुक वाइज बहुत ही ग्रेट मैच हो सकता है? भाई डेफिनेटली, लेकिन उससे पहले फिन बैलर को अपनी जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं तो सुनने में आ रहा है कि फिन बैलर को फाइनली उनका पुश मिलेगा 2025 में स्टार्टिंग में, तो मैं उस चीज का इंतजार कर रहा हूं, बिकॉज फिन बैलर डिजर्व्स इट, और फिन बैलर के कंधे पे मैं वो गोल्ड दोबारा देखना चाहता हूं। उसके बाद जिस मर्जी के साथ उसकी फ्यूड करवाओ उतना ही मुझे बढ़िया लगेगा। अगला क्वेश्चन दीपक की तरफ से, और ये कहते हैं शॉर्ट क्वेश्चन है इनका, आपके हिसाब से कोडी का टाइटल रेन किसे खत्म करना चाहिए? सिर्फ 2 ही सही नाम है, इनफैक्ट अगर 3 मैं बोलना चाहूं उनमें से पहले हैं द रॉक, रोमन रेंस एंड जॉन सीना। आई डोंट थिंक इन तीनों के अलावा कोई भी उस WWE चैंपियनशिप को हराने के लिए कोडी रोड्स के सामने जाना चाहिए। बाकी जो भी ग्रुप बैठा है, सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर और CM पंक, दे शुड गो टुवर्ड्स द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे अनूप की तरफ से, और ये कहते हैं डू यू बिलीव द रॉक विनिंग रॉयल रंबल? इफ दिस हैपन इट विल लीड टू हैव रॉक मेन इवेंट रेसलमेनिया। If this happens, what will happen to CM Punk's dream to have a main event of WrestleMania? Because I think one night main event is for the World Heavyweight Championship. Another question is, what do you think of Drew McIntyre WrestleMania match? देखो अगर अर्ली प्रेडिक्शंस की बात करें तो ड्रू मैकिंटायर के बारे में मैंने यही बोला था कि ट्रिपल थ्रेट मैच सबसे ज्यादा लॉजिक बनाता है ड्रू, सेथ और CM पंक के बीच में, बिकॉज पूरे साल लास्ट ईयर की रेसलमेनिया भी इसी स्टोरी के अराउंड घूम रही थी। भले ही CM पंक उस मैच के अंदर नहीं थे, लेकिन कमेंट्री पे थे और बहुत ज्यादा इनपुट पूरी उनकी स्टोरी लाइन में भी था। लेकिन जो एक इसके अंदर वो टेक है वो सिर्फ इतना ही है कि गुंथर को वो चैंपियनशिप हारनी पड़ेगी इससे पहले कि और 3 नए बंदे उसके पीछे दोबारा लड़ना स्टार्ट करें। तो वो कैसे WWE करेगी आई डोंट नो, बिकॉज उसके लिए फिर गुंथर का भी कोई बढ़िया मैच निकाल के लाना पड़ेगा, और अगर ब्रॉक लेसनर इन द पिक्चर है तो डेफिनेटली उसको करना बहुत ईजी हो जाएगा। और दूसरी तरफ रॉक और CM पंक की बात करूं तो आई डोंट नो WWE क्या सोच रही है। हमें पता है कि भाई अब मेन इवेंट और ओपनिंग मैच ट्रिपल एच की नजरों में ऑलमोस्ट सेम ही लेवल के होते हैं, तो मे बी अगर CM पंक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के मैच का पार्ट नहीं है तो उस टाइटल मैच को ओपन में रखा जा सकता है और पंक वाला मैच मेन इवेंट करेगा। लेकिन मैं काफी हद तक आपको ये बात बता सकता हूं कि सेथ रॉलिंस चैंपियन हो, CM पंक खुद चैंपियन हो, या फिर ड्रू मैकिंटायर चैंपियन हो, अगर इनमें से कुछ भी चल रहा है तो CM पंक विल मेन इवेंट एट रेसलमेनिया, और दूसरी नाइट पे इट विल बी रॉक वर्सेस कोडी, या जो भी मैच WWE करना चाहती है। इंटरेस्टिंग है, काफी मजा आएगा। क्या पता है CM पंक के मेन इवेंट वाली स्टोरी जो है वही बहुत बड़ा एक लूप बन जाए फॉर CM पंक्स पॉल हेमन फेवर। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे अली की तरफ से, नेक्स्ट ईयर इतनी बड़ी रेसलमेनिया होनी है, क्या रोमन रेंस वर्सेस रॉक का मैच भी होगा? मे बी, बट स्टेडियम इतना छोटा क्यों रखा है? 65,000 कैपेसिटी, उसकी ज्यादा कैपेसिटी समर स्लैम में थी जहां पे लोग आए थे 80,000। व्हाट्स योर टेक? देखो भाई WWE बहुत सोच समझ के डिसीजन लेती है और हर मार्केट अलग होती है, तो अगर 65,000 लोग हैं वो भी डिपेंड करता है कहाँ पे है। और रेसलमेनिया हो रही है लास वेगस में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस ऑन अर्थ है, तो इतने सारे लोग जब लास वेगस में आएंगे WWE पे पैसा खर्चेंगे तो पैसा भी उतना ही लास वेगस वाला प्रीमियम चार्ज करेंगे बाकी हर एक चीज पे जो कि WWE उस वीकेंड में ऑफर कर रही है। तो भले ही 15,000 लोग कम आएंगे अटेंडेंस के अंदर, एक तो वो चीज है, लेकिन दोनों नाइट में जब खचाखच स्टेडियम भरा होगा और बाकी चीजों पे लोग इतना पैसा खर्चेंगे तो WWE पूरी अपनी वसूली करने वाली है। अगला क्वेश्चन आता है शौर्य की तरफ से, व्हाट इज योर ओपिनियन एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर द न्यूली अनाउंस्ड विमेंस मिड कार्ड टाइटल्स? किसको मैं देखता हूं एज द इनॉग्रल चैंपियन? बाय द वे ह्यूज एंड ओल्ड सब्सक्राइबर भाई, थैंक यू सो मच आप सभी के क्वेश्चंस के लिए।
लेकिन विमेंस के मिड कार्ड टाइटल का एक्चुअल इंटरेस्ट तब स्टार्ट होगा जब फर्स्ट चैंपियन क्राउन हो जाएगा, बिकॉज उसके बाद मैं इंटरेस्ट लेना शुरू करूंगा कि क्या WWE उसमें स्टोरीज अच्छी दिखाती है, बिल्ड करती है चैंपियनशिप्स को, या फिर नॉर्मली देखने को मिलता है। तो जो मेरी प्रेडिक्शंस रहेंगी वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए रहने वाली हैं। चेल्सी ग्रीन, मैं डेफिनेटली उनको देखना चाहता हूं, और दूसरी तरफ इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए आई थिंक रकेल रॉड्रिगेज उसको जीतने वाली है, बिकॉज लिव मॉर्गन अभी चैंपियन है। अगर रकेल भी चैंपियन बन जाती है तो उनकी फैक्शन या फिर टैग टीम एक बहुत स्ट्रॉन्ग डुओ बन सकता है WWE के अंदर, वो मंडे नाइट रॉ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे सम्या की तरफ से, AEW अभी बोरिंग हो चुकी है, क्या उनके सारी स्टोरी लाइंस भी बोरिंग लग रहे हैं? कोई नया सुपरस्टार अगर WWE से आता है तो कुछ टाइम लोग उसके अपीयरेंस देख के उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन फिर वो उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि WWE ने CM पंक और कोई भी न्यू स्टार आता है तो उनको रेलिवेंट रखना आता है। AEW में ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा क्या गलत वो कर रहे हैं? तो भाई देखो, AEW के बारे में मैं आपको बहुत बोल चुका हूँ, रिव्यूज में बोल चुका हूँ, आई डोंट हैव मच होप विद AEW। और अगर लोग मुझे आके बोलेंगे कि भाई तुम तो हेटर हो, जाके रोमन रेंस को देखो, WWE में सिर्फ ब्लड लाइन चल रही है, तो ये वो लोग हैं जो सिर्फ कमेंट्स पर अपने लाइक्स लेने के लिए आ रहे हैं। ये लोग खुद बैठ के WWE देख रहे हैं, बिकॉज अगर सिर्फ AEW देख रहे हैं तो थोड़ा तो दिमाग में कुछ चल रहा है, बिकॉज क्यों करोगे आप ऐसा? अगर AEW का प्रोडक्ट बढ़िया होता तो मैं ही वो बंदा हूँ, वन ऑफ द रेयर बंदा पूरी इंडियन रेसलिंग कम्युनिटी के अंदर जो आगे तारीफों के पुल बांध रहा था AEW के, जब सारे लोग गाली दे रहे थे कि भाई आप WWE को कवर करो, सिर्फ AEW को भी कवर करते हो। तो आपको यहाँ पे ऑनेस्ट ओपिनियन ही सुनने को मिलेगा, और मैं सिंपल सी ये बात बता देता हूँ कि AEW अभी बड़े ट्रबल में है, और अनलेस टोनी खान को ये अकल आ जाती है कि क्रिएटिव में मुझे कुछ ऐसे चेंजेस करने हैं जो मेरे वीकली शोज को अच्छा कर सकता है, तब तक कोई होप नहीं है। कोई एक सुपरस्टार, कोई एक स्टोरी लाइन, कोई एक शो इस चीज को बदल नहीं सकता, और ये चीज उनको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राहुल की तरफ से, प्लीज पिक माय क्वेश्चन, और ये पूछते हैं कि वायट 6 की हिस्ट्री लाइन देख के ऐसा लगता है कि क्या इन्हें अब सही से यूज करा जाएगा या फिर नहीं। लास्ट टाइम वो कहते हैं कि द फील्ड वर्सेस ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का मैच अधूरा रह गया था, क्या इन फ्यूचर अंकल हाउडी वर्सेस रोमन रेंस हो सकता है फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप? तो देखो भाई, ये तो दूर के ढोल हैं, अभी मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है। ऑनेस्टली मैं आपको इस पर कोई क्लैरिटी भी नहीं दे सकता, बस उम्मीद कर सकते हैं कि वायट 6 के साथ जो चीजें हो रही हैं वो बढ़िया होंगी, बिकॉज अगर नहीं होंगी तो ये लास्ट ट्राई है WWE का वायट्स के अराउंड कुछ बनाने का, और अभी तक जो है मैं उस पर 50-50 हूँ, बिकॉज कभी लगता है बहुत बढ़िया है, कभी लगता है तो कुछ भी नहीं कर रहा है, तो लेट्स सी। और जहां तक रोमन रेंस की बात है, भाई उसके लिए पहले रोमन रेंस को तो चैंपियन बनने दो, फिर देखते हैं कि अंकल हाउडी का स्टेटस तब तक क्या रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लव्य की तरफ से, इफ यू कुड ब्रिंग बैक वन फॉर्मर WWE सुपरस्टार फ्रॉम द पास्ट बैक टू WWE, who would it be and what kind of storyline would you give to him? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मैं लाना चाहूंगा। शॉन माइकल्स उनमें से एक है, बटिस्टा उनमें से एक है, तो एक ऐसे पिक करना, आई डोंट नो मैं किसको चुनूं, लेकिन अगर मुझे एक नाम लेना हो तो मैं शॉन माइकल्स को लाऊंगा, बिकॉज जितने कमाल के रेसलिंग मैचेस उस बंदे ने अपने करियर में बैक टू बैक दिए हैं। आई थिंक आजकल कहीं ना कहीं लोग स्टोरीज पे, मोमेंट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन वो रेसलिंग की क्वालिटी जो शॉन माइकल स्टोरी के साथ साथ देता था, उसको हम काफी बार मिस करते हैं WWE के अंदर। और किस तरीके की मैं स्टोरी लाइन देता, डेफिनेटली सीना के सामने शॉन माइकल्स को डालता, बिकॉज वो एक ऐसी हिडन फ्यूड है उनकी जो कोई ज्यादा लोग इतना याद नहीं रखते हैं, या फिर उसके बारे में इतनी बात नहीं होती है। और ऑब्वियसली अगर एक और सुपरस्टार का मैं नाम लूं तो अंडरटेकर, लेकिन उन्होंने अपना काम इनफ कर दिया है। लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग भी आंसर कर सकते हैं, कौन सा एक WWE सुपरस्टार होगा जो आप वापस लाना चाहते हैं, और उसके बाद उसको किस स्टोरी लाइन में आप डालेंगे, बहुत मस्त है। अगला क्वेश्चन है चिराग की तरफ से, कंट्रोवर्शियल टेक, इयर्स पासिंग बाय आई बिलीव फ्रॉम द शील्ड ट्रियो सेथ इज द वन ऑफ द बेस्ट अमंग ऑल। वो ज्यादा कंसिस्टेंट है, वो अपने कैरेक्टर के साथ ज्यादा करते हैं, आर्किटेक्ट, किंग एंड बीस्ट स्लेयर, विजनरी, मसाया, ही हैज गिवन बेटर मैचेस देन रोमन्स इवन फॉर नॉन टाइटल मैचेस। इस बात से मैं बहुत ज्यादा अग्री करता था पहले, और मैं हमेशा बोलता था कि सेथ रॉलिंस इज द बेस्ट सुपरस्टार जो मुझे लगता है पर्सनली। अभी करंटली वो चीज इतनी ट्रू नहीं होल्ड कर रही, बिकॉज सेथ रॉलिंस की जो बुकिंग है वो बहुत आगे पीछे रहती है। लेकिन अगर वर्सेटैलिटी की बात करें कि कौन कितनी अलग अलग चीजें अच्छे से कर सकता है, तो विदाउट ए डाउट सेथ रॉलिंस उसको कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं उस ऑरा की, अगर हम बात करते हैं रोमन रेंस की, तो आई डोंट थिंक कि रोमन रेंस ने कोई कमी ऐसी छोड़ी है कि उनके अगेंस्ट एक भी नेगेटिव पॉइंट मैं रख सकूं। अगर वो वर्क हॉर्स, जो कंपनी का लॉयल आदमी, वो सालों साल तक लगा रहेगा, तो डेफिनेटली दैट इज सेथ रॉलिंस।
लेकिन ये एक बहुत सब्जेक्टिव आंसर है और अभी करंटली अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं रोमन रेंस का नाम लूंगा ओवर सेथ रॉलिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हृदय की तरफ से, डू यू थिंक प्रो रेसलिंग इन इंडिया विल बी हेवीली अफेक्टेड इन अ नेगेटिव वे जब WWE नेटफ्लिक्स पे चली जाएगी? बिकॉज इवन टुडे मोस्ट ऑफ WWE फैंस जो हैं वो भाई टियर 3 सिटीज से आते हैं और वो रूरल जगह से हैं। आई डोंट नो ये कितना ट्रू है बाय द वे, लेकिन WWE टेलीविजन पे नहीं आती तो ये लोग शायद नेटफ्लिक्स नहीं लेंगे, उसका एक्सेस इनके पास नहीं है। ये मूव इंडियन फैंस की फॉलोइंग को कम कर सकता है अगर WWE टीवी से हट जाए, लेकिन इसका एक ही जवाब है कि हम कुछ नहीं कर सकते। और ये मैं आपको ऑफिशियली बता दूं कि WWE धीरे धीरे करके अब आपके टीवी से गायब होने वाली है। 1 जनवरी 2025 को नहीं होगी, जब सोनी की डील WWE के साथ कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, उसके बाद सारा कंटेंट नेटफ्लिक्स पे मूव हो जाएगा, यानी कि रॉ, स्मैकडाउन, PLEs सब कुछ आपको नेटफ्लिक्स पे ही लाइव देखने को मिलेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो वो जब होगा तो इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन मैं एक इस पे हॉट टेक भी सामने से मारना चाहता हूं कि अगर ये चीज सक्सेसफुल होती है और धीरे धीरे आगे बढ़ा पाती है, नेटफ्लिक्स का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा कि वो कैसे इसको मार्केट करते हैं इंडिया के अंदर। लेकिन अगर वो चीज काम करती है भाई तो WWE एक ऐसी स्टेज पे पहुंच सकती है इंडिया में जो कि हम सपनों में देखते थे पहले कि ऐसा होगा, इंडिया में भी एक डेवलपमेंट सेंटर हो, यहाँ पे भी लोग रेसलर बन सकें, वो WWE टेलीविजन पे आए। क्या आप वो सब देखना चाहते हैं? अगर वो देखना चाहते हैं तो आपको ये भी दिखाना पड़ेगा दैट वी आर रेडी टू कंज्यूम WWE। थोड़ा बहुत हम उसके लिए एक्सपेंस भी जो है वो खर्चने के लिए तैयार है। आई नो कि नेटफ्लिक्स की कोई सब्सक्रिप्शन सबके लिए अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन WWE अपने तरीके से इसको चला रही है और फिर में भी वो देखेंगे कि नेटफ्लिक्स में जो बेस्ट रिस्पॉन्स कंट्रीज का आ रहा है उन्हीं को हम पहले टारगेट करें। अगला क्वेश्चन आता है MS की तरफ से, इज रॉ इन नेटफ्लिक्स ओवर हाइप्ड? बिल्कुल भी नहीं भाई, बिकॉज WWE जब नेटफ्लिक्स पे जाएगी तो तभी हम बता सकते हैं कि क्या था। हाइप बनानी जरूरी है, उनका काम है वो, और नेटफ्लिक्स पे जब WWE जाएगी तो बहुत सारी चीजें ऐसी इंप्रूव हो सकती हैं जो अभी टीवी की वजह से उनको पीछे बैठना पड़ता है, वो कर नहीं सकते हैं। और मैं यहाँ पे एटीट्यूड एरा जैसी मूवमेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं पपीज दिखाने की बात नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे लिटरली WWE कर सकती है काफी इंप्रूवमेंट्स, और वो जब हो जाएगा तो देखेंगे वॉज दिस हाइप वर्थ इट और नॉट। वो राइट क्वेश्चन है, ओवर हाइप्ड मैं नहीं बोलूंगा। और फाइनल क्वेश्चन आज का आता है क्यूटी किंग की तरफ से, इन 2025 यू शुड ब्रिंग बैक NXT रिव्यूज एंड AEW डायनामाइट रिव्यूज। एक ही वीडियो में आई थिंक ये कह रहे हैं, आई लव योर वीडियो स्पेशली योर टॉप 10 वीडियोस, तो भाई उसके लिए थैंक यू। और NXT मतलब मैं देख नहीं रहा काफी टाइम से, लेकिन ऐसा लगता है कि काफी कुछ वहां पे इंटरेस्टिंग चल रहा है, तो अगर मैं फॉलो करनी शुरू करूंगा, पहले खुद देखूंगा 2-3 हफ्ते, और मेरा इंटरेस्ट अगर उसमें बनना शुरू हुआ तो डेफिनेटली आपके लिए रिव्यूज भी लाने शुरू कर देंगे। अगर ये आपको Q&A अच्छा लगा इस पर लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच जिन सभी लोगों ने क्वेश्चंस भेजे आज की इस वीडियो में। हर ऑल्टरनेट फ्राइडे को हम करते हैं, यानी कि महीने में 2 बार इसे, तो आप थर्सडे को आ जाएं और कम्युनिटी टैब पे आप अपने क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।